हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग ठीक होंगे, बेहतर होगा, सब लोग सही होंगे, पढ़ रहे होंगे। जैसा कि कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं और कई सारे एग्जाम्स में बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आने वाले होंगे, तो बेहतर है आप पढ़िएगा और अच्छे से बस यही चीज अपने दिमाग में लेके चलिएगा। ध्यान रखिएगा, जिस समय आप आलस कर रहे हैं, जिस समय आप सो रहे हैं, उस समय कोई पढ़ रहा होगा। आज की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी पिछले क्लासेज की चर्चा कर लेते हैं। पिछले कई क्लासेज में हमने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को कवर किए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डील किया, जैसा कि डिटर्मिनर्स है, कनेक्टर्स है, कंजक्शन है, और लास्ट की क्लास में हम सभी लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा। तो कंडीशनल सेंटेंस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। आज की क्लास जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोनाउन की क्लास होगी। तो प्रोनाउन में हम सभी को सबको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पे यूज होता है, विच यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सभी लोग कहते हैं कि नाउन के स्थान पे यूज होता है, तो क्या नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड ही प्रोनाउन होते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे दैट है, व्हाट है, विच है, हुज है, और आपका द है, द ओनली है, एज है, ऑल है, सम है, समबडी, एनीबडी, ईच है, एवरी है, आई है, मी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के श्रेणी में आते हैं। प्रोनाउन की सीरीज में हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम सभी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना होगा। जैसे अगर हम कह दें सेंटेंस में रमेश इज अ गुड बॉय, फिर हम कह दें ही हैज अ ब्लैक शर्ट, he also has a dog whose name is Tommy. Its color is black. आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे वर्ड्स प्रोनाउन की तरह यूज हुए हैं। वे वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिएगा। पहले तो इसमें नाउन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्रोनाउन को ढूंढने से पहले नाउन को समझिए। बॉय है, यहाँ देखिएगा ब्लैक है, आगे बढ़ते हुए शर्ट है, ये हमारा नाउन है, ये शर्ट और ये ब्लैक एडजेक्टिव है, डॉग नाउन है, कलर नाउन है, टॉमी नाउन है, ब्लैक नाउन है। तो आप देख पा रहे होंगे इनके स्थान पे जब हम इनको डिनोट करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, वही पर्टिकुलर वर्ड हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ही एक प्रोनाउन है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है, इट्स एक प्रोनाउन है, हुज एक प्रोनाउन है। तो ठीक है, आपने देख लिया कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउन है। तो आई होप आपको प्रोनाउन क्या है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे प्रोनाउन के प्रकार। ठीक है, तो प्रोनाउन के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक ना। बस हम सभी मेन पॉइंट्स को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक ना। दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इन सारे प्रोनाउन की चर्चा हम सभी लोगों को डिटेल में करनी होगी। उसके बाद ही प्रोनाउन को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे।
कौन कौन से वर्ड्स किस पर्टिकुलर प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं उसको समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आपने देखा प्रोनाउन 9 प्रकार के हम सभी पढ़ते हैं और भी प्रोनाउंस हैं, लेकिन अभी हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही प्रोनाउन पढ़ने हैं। एकेडमिक फील्ड में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे और भी प्रोनाउन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें से इन जो प्रोनाउन से पढ़ने हैं इसमें से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सभी विद्यार्थी इन बातों को जानते हैं। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो जब किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको पता है आई और वी, यू, ही, शी, इट, दे, उसको बहुत अच्छे से एक चार्ट के माध्यम से हम भी आपको बताते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे होते हैं जिसमें अंत में या तो सेल्फ लगा रहे या सेल्फ्स लगा रहे। सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है तो वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेल्फ या सेल्फ्स वाले ही होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन बस इसका यूज का डिफरेंस है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसका रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा, सेल्फ प्रोनाउन यूज होगा तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट पर पुशअप करने के लिए, जोर डालने के लिए कहा जाएगा तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। जैसे अगर आप किसी बात को कहें, मैंने इस काम को किया, मैंने स्वयं इस काम को किया, मैंने ही इस काम को किया, और एक सेंटेंस आप बोले मैंने खुद ही इस काम को किया, तो आप देख पा रहे होंगे जब आपने बोला पुशअप करते हुए, एम्फेसाइज करते हुए कि मैंने खुद ही इस काम को किया, तब ये सामने वाला यकीन कर पाएगा नहीं आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपने जोर डालते हुए बात कही, मैंने खुद ही किया। तो ये स्टाइल बोलने की क्या कहलाती है? एम्फेटिक स्टाइल कहलाती है। एम्फेसाइज जब आप करते हैं सब्जेक्ट को तो ये सब्जेक्ट के साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से? दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे दिस, दैट, दीज, दोज हैं, वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या कहता है, अंडरलाइन करके पूछ लेता है। जैसे यही सेंटेंस अगर हम कह दें, दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन, आप देख पा रहे हैं दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन में जब नाउन के साथ इसी दिस, दैट, दिस, दोस का यूज होगा तो ये हमारे एडजेक्टिव की तरह कार्य करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह। लेकिन जब ये अकेले यूज होंगे तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। यहाँ पे नाउन के बुक नाउन है, उसके साथ आया है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस का और दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, दिस, दोस का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, दिस का प्रयोग नियरेस्ट दर्शाता है, दैट का प्रयोग डिस्टेंस दर्शाता है, दिस का प्रयोग प्लूरल केस के संदर्भ में नियरेस्ट को फॉलो करता है, और दोस का प्रयोग डिस्टेंस को दिखाने के लिए प्लूरल के सेंस में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अंतर होता है। अंडरलाइन करके दे देगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिएगा जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी मिलेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी मिलेगा। तो आपको पर्टिकुलर वर्ड से डिफरेंस जानना होगा, कहाँ यही वर्ड एडजेक्टिव बन के आ रहा है और कहाँ यही वर्ड प्रोनाउन बन के आ रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक एग्जाम तो देना नहीं है, आप बहुत सारे एग्जाम्स में अपियर होंगे।
तो सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है, टॉपिक वही रहता है। तो इस बात को ध्यान में लेकर के पढ़ाई करिएगा कि किसी भी टॉपिक को ऐसा पढ़िए कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे तो आपका सॉल्व हो जाए। तो इसको समझेंगे कि पर्टिकुलर अंडरलाइन करके दे देता है और पूछता है कि कौन सा ये वर्ड कौन सा प्रोनाउन है। अब आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे 4 होते हैं। ईच होता है, एवरी होता है, आइदर होता है और नाइदर होता है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर में क्या अंतर है? जब हम लोग ईच की बात करते हैं, एवरी की बात करते हैं, आइदर की बात करते हैं, नाइदर की बात करते हैं तो इनको सिंगुलर माना जाता है। तो सबसे पहली बात, जब इनको सिंगुलर मानते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, कौन कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में? ईच है, एवरी है, आइदर है और नाइदर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना होगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे आपको बताया जाएगा कि ईच के साथ कब सिंगुलर आएगा नाउन, कब प्लूरल नाउन आएगा। तो यही 4 वर्ड आपको ध्यान रखना होगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ये है अगला रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। अब देखिए, परस्पर मीन्स होता ही है एक दूसरे के लिए, तो इसमें 2 वर्ड रखे जाते हैं। कौन कौन से? ईच, अदर, इसको आप भी ध्यान से लिख लीजिएगा, वन एंड अदर। ठीक है, तो ईच अदर और वन एंड अदर 2 ऐसे वर्ड हैं जो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। ईच अदर और एवरी अदर का, ईच अदर और वन एंड अदर का क्या मतलब है? इसका प्रयोग 2 लोगों के लिए होता है, 2 लोगों के लिए। ठीक है, और जब 2 लोगों से अधिक की बात होती है तो 2 लोगों से अधिक की बात तो वन एंड अदर का प्रयोग होता है, मोर देन 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ईच अदर और वन एंड अदर, जब 2 की बात हो तो ईच अदर से प्रस्तुतिकरण होगा और जब वन एंड अदर की बात होगी तो आप प्रेजेंटेशन 2 से अधिक की जब करेंगे तो वन एंड अदर से डिनोट करेंगे। और दोनों का मतलब ही होता है एक दूसरे की या एक दूसरे के लिए, जैसा कि हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम है ही ये वर्ड। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जब यही वर्ड क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की तरह क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। और जब यही वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चन पूछने के साथ साथ किसी न किसी नाउन के साथ आते हैं तो वही एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, कह सकते हैं विच इज योर फेवरेट एक्टर। ठीक है, आप कह रहे हो विच इज योर फेवरेट एक्टर। ऐसे भी तो आप पूछ सकते हो इसको, विच एक्टर इज योर फेवरेट। कौन सा एक्टर तुम्हारा फेवरेट है, कौन तुम्हारा फेवरेट एक्टर है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब लगा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया और जब यहाँ पर अकेले आया तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। यही अंतर है दोनों में। ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड अपने साथ कोई वर्ड को लेकर के आए जो वर्ड नाउन हो तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे और जब ये अकेले आए तो ये प्रोनाउन की तरह कार्य करेंगे। अगला है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन में आप जानते हैं डेफिनिट का मतलब होता है किसी चीज की निश्चितता होना, इनडिफिनिट का मीन्स होता है निश्चितता ना होना, यानी कि आप इसको कह सकते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मीन्स है कि जिसकी निश्चितता ना हो। तो यदि हम आपसे कह दें एनी तो आप किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं सोच पा रहे हैं। यदि हम कह दिए आपसे एनीबडी तो आप नहीं जान पा रहे हैं कि हम टॉकिंग अबाउट हूम, हम किसकी बात कर रहे हैं। सम की बात कर दें, समवन की बात कर दें, ठीक है, ऑल की बात कर दें, या हम बात कर लें एनीथिंग की, ठीक
ठीक है। हम नो की बात कर ले, नन की बात कर ले, नो वन की बात कर ले, ठीक है। हम किसी ऐसे पर्सन और थिंग की बात करें जो अपने आप को डिफाइन ना कर पाए, जो पर्टिकुलरिटी को न दर्शा पाए, तो ऐसे वर्ड कहलाते हैं हमारे कौन से प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनमें बहुत से प्रोनाउंस आते हैं, अभी आपको लिखवाया जाएगा, लेकिन ऐसे जो अनिश्चितता है, सम वन हो गया, समथिंग हो गया, समबडी हो गया, एनी वन हो गया, एनीथिंग हो गया, एनी बडी हो गया, ऑल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जानने के लिए जानना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन में जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो, कैसे यूज होगा? जब आपने कंजक्शन की क्लास पढ़ी थी तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज के कंजक्शन। तो आपने उसमें पढ़ा था कि कुछ क्वेश्चन वर्ड्स बीच में कनेक्टर की तरह कार्य कर रहे थे, वही रिलेटिव प्रोनाउन है। कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आकर के दो सेंटेंसेस में रिलेशन बनाने का कार्य करते हैं, वे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिनमें दैट होता है और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे विच हो गया, हुज हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया। ये सारे वर्ड्स कौन से प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से हमने प्रोनाउन को पर्टिकुलरली समझ लिया। अब हम लोग वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ आप चार्ट बनाइएगा, और वो चार्ट होगा पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार का, जो कि नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। नाउन के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा केस, केस में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, आक्यूटिव केस, पोजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत से आते हैं। तो उन सारे वर्ड्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, तो उसमें हम सभी को प्रोनाउन का चार्ट समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। चलिएगा पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखिएगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड को हम लोग 1 2 3 से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि अभी आपको इस डिजिट का 1 2 3 का 2 3 1 का बहुत काम पड़ने वाला है। तो इसलिए 1 2 3 और 2 3 1 बहुत अच्छे से ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए। तो पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में केस नाउन के आधार पर पढ़ते हैं। तो केस नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, अपोजिटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। पोजेसिव केस 2 भागों में बढ़ता है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जिसको हम लोग सेल्फ प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी सब्जेक्टिव केस, ठीक। तो आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। पोजेसिव केस माई होता है, यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो माई होगा, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो माइन हो जाता है। और उसी प्रकार से माई सेल्फ की बात करें तो जब सेल्फ प्रोनाउन की बात होती है तो माई सेल्फ इसका सेल्फ प्रोनाउन हो जाता है। इसके बाद वी की बात करें तो वी सब्जेक्टिव केस होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। जब पोजेसिव एडजेक्टिव की बात होती है तो आवर का यूज करते हैं, लेकिन जब पोजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो आवर्स का यूज करते हैं। जब सेल्फ प्रोनाउन की बात होती है तो वो वी चूंकि प्लूरल होता है, इसलिए सेल्फ का सेल्फ्स प्लूरल होता है। जैसा कि आपने देखा होगा नाउन में अंत में अगर एफ ई हो, ई एफ हो, एफ एफ हो, तो हम लोग इसको प्लूरल बनाते समय वी ई एस का प्रयोग कर देते हैं। जैसे लाइफ है, लाइफ्स, नाइफ है, नाइफ्स, वाइफ है, वाइफ्स, वोल्फ है, वोल्फ्स। वैसे सेल्फ को सेल्फ्स भी कर देते हैं, ठीक है। तो आवर सेल्फ हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि वी को फॉलो कर रहा है। सेकेंड पर्सन में यू आता है। यू को हम लोग जब सिंगुलर यूज करते हैं तो पर्टिकुलर 1 पर्सन के लिए यू करते हैं, और जब प्लूरल यूज करते हैं तो मोर देन 1 पर्सन भी हो तब भी हम लोग यू का ही प्रयोग करते हैं। उसमें नहीं आइडेंटिफाई हो पाता सिंगुलर यू है कि प्लूरल यू है। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव केस की बात होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो यदि सिंगुलर होता है तो योर सेल्फ करते हैं, प्लूरल होता है तो योर सेल्फ्स कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। तो देखिएगा यू का सिंगुलर हो तो भी यू होगा, प्लूरल हो तो भी यू होगा,
होगा और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा। लेकिन जब सेल्फ प्रोनाउन की बात होगी यू सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ होगा, लेकिन जब यू प्लूरल होगा तो हम लोग योर सेल्फ्स को फॉलो करेंगे तो सेंटेंस में योर सेल्फ्स हो जाएगा, क्योंकि योर प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। आगे है थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही शी इट वन और नेम आता है, दे आता है, नेम आता है। तो जब आप वन की बात करते हैं तो वन का पॉजेसिव केस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू देयर ड्यूटी। तो आपका ONE अपॉस्ट्रोफी एस जब लगा रहेगा तभी सही माना जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। वन को लिखने के कई तरीके हैं, ONCE, ONES, ONS अपॉस्ट्रोफी एस या ON अपॉस्ट्रोफी एस। तो जब ONE और अपॉस्ट्रोफी एस लिखा रहेगा तभी आप उसको करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो देखिएगा जब थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर की बात करें तो ही को फॉलो करता है और इसका प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव केस हिज, और पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तब भी हिज होगा, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव केस की बात करते हैं तो सेल्फ प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाता है। वैसे शी की बात करें तो शी हमारा कौन सा पर्सन है, शी हमारा थर्ड पर्सन है, फेमिनिन जेंडर है, तो उसके लिए हर को फॉलो करते हैं। जब एडजेक्टिव की बात आती है तब भी हर फॉलो होता है, लेकिन जब पॉजेसिव प्रोनाउन की बात होती है तो हर्ष हो जाता है, और जब सेल्फ प्रोनाउन की बात होती है तो हर सेल्फ आ जाता है। ऐसे ही इट है, इट का ऑब्जेक्टिव इट ही होता है और उसका पॉजेसिव इट्स होता है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी इट्स होता है। और जब सेल्फ प्रोनाउन की बात करेंगे तो इट सेल्फ को फॉलो किया जाता है, ठीक है। वन है, वन का ऑब्जेक्टिव वन ही होता है, अपॉस्ट्रोफी एस लग करके पॉजेसिव एडजेक्टिव, अपॉस्ट्रोफी एस लग करके प्रोजेक्टिव प्रोनाउन, और सेल्फ प्रोनाउन इसका वन सेल्फ होता है, क्योंकि वन किसमें आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है, और ये किसी को श्योरिटी नहीं दर्शाता है, इंडेफिनिट दर्शाता है, इसलिए वन को हमेशा हम लोग इंडेफिनिट पे रखते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन है तो वन अगर सब्जेक्ट हो तो वन सेल्फ उसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और दे हो तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, और उसका सेल्फ प्रोनाउन देमसेल्व्स होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को एग्जाम में बार बार पूछा गया है, देयर सेल्फ कर देता है, देम सेल्फ्स न करके देम सेल्फ कर देता है, तो देयर सेल्फ और देम सेल्फ गलत है, देम सेल्फ्स ही सही होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल देम सेल्फ्स होता है, ठीक है। तो आई होप आपने पर्सनल प्रोनाउन के इस चार्ट को समझ लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे तो किस प्रकार से 1, 2, 3 और 2, 3, 1 को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिएगा 1, 2, 3 और 2, 3, 1 का एक रूल चलता है, जब आप सेंटेंस में 231 को फॉलो करते हैं तो पॉजिटिविटी को दर्शाता है, लेकिन जब आप 123 को फॉलो करते हैं तो निगेटिविटी को दर्शाता है। तो 231 और 123 है क्या, 231 को हम लोग तोड़ के 23, 31 और 21 कह सकते हैं। 2 बराबर होता है सेकेंड पर्सन, ठीक है। 3 बराबर होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब थर्ड पर्सन के सभी प्रोनाउन, और 1 बराबर होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन के सभी प्रोनाउन आई और वी, मतलब क्या, पूरा चार्ट फॉलो होगा। आई है, मी है, माइन है, माई है, माई सेल्फ है, ये सब कुछ फर्स्ट पर्सन में आएंगे। उसी प्रकार से वी है, अस है, आवर है, आवर्स है, आवर सेल्फ्स है, सब कुछ हमारा फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड है, ठीक है ना। और जब इसको तोड़ेंगे तो 2, 3 मतलब क्या हो गया, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यहाँ पर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो जब पॉजिटिविटी की बात हो, नोट डाउन कर लीजिएगा, जब पॉजिटिविटी की बात हो तब 231 का रूल लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। देखने में आपको गलत लग सकता है, जैसे कह दिया जाए यू, ही,
एंड आई हैव डन आवर वर्क। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ये करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर यही हैव लग रहा है तो आपको करेक्ट तो है ही, लग ही रहा है। यहाँ पर देखेंगे 231 का रूल देखिए फॉलो हुआ है। अगर यही सेंटेंस कह दिया जाए आई भी एंड यू भी एंड आई, इसके बाद कह दिया जाए आर डूइंग आवर ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस ये भी करेक्ट है। आई के साथ आर आपने नहीं ध्यान से देखा होगा, लेकिन आई के साथ आर लगता है। ऐसे केसेस में आई के साथ आर लगता है, अदरवाइज आप सामान्य सेंसेस में जानते हैं आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम लगता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में 231 का रूल फॉलो होता है। 231 का रूल फॉलो होगा और जो वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, भले ही देखने में गलत लगे। जैसे अगर यहाँ पर सेंटेंस हो जाता यू एंड ही, ठीक, तो आर यहाँ तब भी होता। यहाँ पर देखिए हम लोगों का 23 का नियम लग रहा है, यहाँ देखिए 23 का नियम लग रहा है, लेकिन यू एंड ही आर, उसके बाद कह दिया जाए डूइंग योर वर्क। अब आपने देख लिया होगा योर वर्क क्यों आया है। पहले तो आपने इसको समझ लिया 231 का रूल। देखेंगे एक और रूल है, वो रूल ये है सॉरी, तो वो रूल ये है कि उसमें हम लोगों का क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिया रहे तो जो पॉजेसिव केस होता है, नोट डाउन करते रहिएगा, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन वाला होता है। मीन्स फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। मतलब क्या, यहाँ पर यू ही एंड आई है, लेकिन वी का कहीं जिक्र नहीं है, फिर भी देखिए आवर लिखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा रूल है कि यदि सेंटेंस में प्लूरल हो और फर्स्ट पर्सन हो, सारे प्रोनाउन तीनों एक साथ आए हों, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के प्लूरल वाले आवर को फॉलो करते हैं। लेकिन यही अगर फर्स्ट पर्सन मिसिंग हो, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आया हो, तो सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव केस फॉलो होता है। हर हाल में थर्ड पर्सन को इग्नोर कर देना है, ऐसा रूल है। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। देखिएगा फर्स्ट, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे है आई होने की वजह से सेंटेंस में आवर आ रहा है। यहाँ पर भी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, आवर आ रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, परंतु देखिए योर आ रहा है। योर क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन मिसिंग हो तो हमेशा सेकेंड पर्सन को प्रेफरेंस दिया जाता है, थर्ड पर्सन को इग्नोर कर दिया जाता है। क्योंकि थर्ड पर्सन में अगर दे की बात करें तो दे प्लूरल होता है, बाकी सब सिंगुलर होते हैं। लेकिन सेंटेंस में देखा जाए तो 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। और किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट्स 2 हो तो सेंटेंस में प्लूरल माना जाता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल होगा। अगर यहाँ पे हिज ड्यूटी कर दिया जाए तो यू कहाँ जाएगा, इसलिए योर ड्यूटी कहना बहुत ही आवश्यक है। तो आई होप आपने ये रूल समझ लिया होगा। अब जस्ट इसी का अपोजिट चलता है हम लोगों का 123 का नियम। 123 के नियम में क्या चलता है, 123 के नियम में हम लोग जब अपराध बोध का बात हो, जब गलती के एक्सेप्टेंस की बात हो कि कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है या निगेटिविटी दर्शाई जाए, तो सेंटेंस में 123 का नियम लगता है। 123 को तोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। इसका मीन्स व्हाट, फर्स्ट पर्सन हम लोग जानते हैं फर्स्ट, सेकेंड को कहेंगे सेकेंड और थर्ड को कहेंगे थर्ड। तो ये सीधा चलता है। जैसे कह दिया जाए यू, ही एंड आई आर गिल्टी, ठीक, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको 223 का नियम नहीं फॉलो करना है, 223 का नियम नहीं फॉलो, 231 का नहीं फॉलो करना है, 123 का नियम फॉलो करना है। तो 123 में आई फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकेंड पर्सन बाद में आएगा और थर्ड पर्सन सबसे बाद में आएगा। लेकिन फिर भी देखिए जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वाला करेक्ट है। ये वाला ऊपर वाला देखने में सही भले लग रहा है, लेकिन जब अपराध सिद्धि की बात हो, दोष सिद्धि की बात हो, अपराध बोध की बात हो, अपना गलती खुद स्वीकार करने की बात हो, तो ऐसे सेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, 123 के नियम को फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी वही रहेगा,
जैसे कह दिया जाए आई एंड ही आर मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये सही है, आई एंड ही आर मेकिंग मिस्टेक्स। तो आर यहाँ पर देखिए प्लूरल है इसलिए होगा। यहाँ भी अगर पॉजेसिव केस की बात हो तो जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो आवर को फॉलो करेंगे और सेकंड पर्सन आएगा तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, योर को फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी थर्ड पर्सन को इग्नोर कर देंगे। तो बच्चों इन दोनों रूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। एग्जाम में इसी सीक्वेंस को सीधा और उल्टा करके आपसे पूछ लेता है। तो आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग ईच अदर को देख लेते हैं और ईच अदर और वन अनदर को देख लेते हैं। ठीक है, वन एंड अदर। तो ईच अदर और वन एंड अदर में जब दो की बात होती है तो ईच अदर लगता है और दो से अधिक की बात होती है तो वन एंड अदर लगता है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कह दिया जाए यू एंड ही आई आर हेल्पिंग वन एंड अदर। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस कह दिया जाए यू ही एंड आई हैव डूइंग सम वर्क फॉर ईच अदर। तो दोनों सेंटेंस आप देख पा रहे हैं इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, तो इस सेंटेंस का करेक्ट ये होगा कि जब दो की बात हो रही है तो फर्स्ट और सेकंड, जब दो सब्जेक्ट की बात होगी तो यहाँ पर हम सभी क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सभी सब कुछ सही है। क्या नहीं सही है, वन एंड अदर को रिप्लेस करके ईच अदर लिखना पड़ेगा, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। सेंटेंस में जब आप एरर ढूंढें, सेंटेंस कंप्लीशन का, फिल इन द ब्लैंक्स का या फोर ऑप्शंस के साथ विच वन इज करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दिया रहे तो आपको ईच अदर और वन एंड अदर अगर सेंटेंस में दिया है तो आपको पहले तो यही श्योर कर लेना है कि यहाँ दो की बात हो रही है कि मोर देन टू सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे दो की बात हो तो ईच अदर और दो से अधिक की बात हो तो वन एंड अदर। यहाँ पर इसका करेक्शन हो जाएगा ही एंड आई हैव डूइंग सम वर्क फॉर वन एंड अदर। ठीक है, तो यहाँ पर वन एंड अदर ही करेक्ट है, क्यों ईच अदर इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 सब्जेक्ट आया है। इसलिए जब 3 सब्जेक्ट आ गया तो वन एंड अदर की बात होगी, मतलब तुम और मैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं तुम और वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो जब ये पॉइंट आपने कंफर्म कर लिया, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम लोगों को देख लेना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या खासियत है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक बार समझेंगे। देखिएगा, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, ये 4 वर्ड होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब एक एक को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, उसमें हम लोगों का क्या होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके साथ कब सिंगुलर नाउन आएगा, कब प्लूरल नाउन आएगा, इसको समझना होगा। जब इनके साथ ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, जब इनके साथ कुछ ना हो तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन यदि इनके साथ क्या हो, इनके साथ यदि ऑफ द लगा हो, मतलब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और ऑफ द लगा हो तो प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन फिर भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा।
ठीक है, इसको समझिएगा। एग्जाम्पल देखिए, कह दिया जाए ईच ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। देखिए ये सेंटेंस करेक्ट है, आपको देखने में करेक्ट लग सकता है। देखिएगा इसके साथ नाउन तो प्लूरल आता है तो आया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है वो भी आया है, और इसको सिंगुलर माना जाता है इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आया है। यहीं पर अगर होता आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज डूइंग हर वर्क, तो ये भी सही होता। देखिएगा आइदर मतलब दो में से एक, टू आया है और हर जेंडर को डिस्क्रिमिनेट कर दिया, जेंडर को बता दिया कि फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है तो उसका पॉजेसिव केस हर आ गया, इसलिए यहाँ पे। लेकिन यदि ये चीज ऐसे होती ऑफ द करके ना आती तो क्या होता, ईच बॉय होता इज डूइंग गुड या वेल एट वर्क, ये सही होता। देखिए ईच के बाद सीधे नाउन सिंगुलर आया, ये वाला फॉलो हो रहा है, और इज सिंगुलर है। नाइदर आ जाता, नाइदर बॉय वॉज करेक्ट, ठीक, ये भी सही है। नाइदर सिंगुलर है, दोनों में से कोई नहीं, सिंगुलर आया है, वॉज भी सिंगुलर है। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है एग्जाम में भी कि जब ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, तब जब इनके साथ ऑफ द लग जाए तब ये प्रोनाउन होंगे, और जब इनके साथ ऑफ द न लग करके वही नाउन हो जाए तो ये एडजेक्टिव होंगे। लेकिन जब ये एडजेक्टिव होंगे तो भी सिंगुलर होंगे, और जब ये ऑफ द लेकर के नाउन को चलेंगे प्लूरल, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी चलेगा। यही टॉपिक आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी समझते हैं, यही टॉपिक आप एडजेक्टिव में भी समझते हैं, यही टॉपिक आप प्रोनाउन में भी समझते हैं। क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जब नेगेटिव की बात होती है तो नाइदर मीन्स दो में से कोई नहीं, और जब पॉजिटिव की बात होती है तो आइदर मतलब दो में से कोई एक, कुल मिला जुला करके ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनको सिंगुलर मान करके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। अब अगर अंडरलाइन करके कह दे यहाँ पर ईच क्या है तो ईच प्रोनाउन है, और यहाँ पर ईच क्या है तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन की चर्चा कर लेते हैं। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन में हम सभी को क्या मिलेगा, ऑल मिलेगा, वन मिलेगा, सम मिलेगा, ये सब बड़ी मिलेगा, कुछ भी मिले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे वर्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे कह दिया जाए ऑल इज लास्ट, सब कुछ हो गया, तो ऑल क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन अगर कह दिया जाए ऑल बॉयज आर सफरिंग, ठीक, तो यहाँ पे ये ऑल एडजेक्टिव है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे वन है, वन अगर आ जाए जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, हमने आपको बताया ये वन से ही पॉजेसिव केस लगेगा, ड्यूटी लगा है, और यहाँ पे वन क्या है, वन इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसे आपको समझना होगा कि किस प्रकार से इंडिफिनिट प्रोनाउन कार्य करेंगे। तो इस तरीके से इंडिफिनिट प्रोनाउन आपको सेंटेंस में देखने को मिल सकते हैं। एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, नन हो गया, नो हो गया, समबडी हो गया, एनीबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, ऑल हो गया, एनी हो गया, ठीक है, नो वन हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जब ये सीधे हेल्पिंग वर्ब से अटैच रहेंगे तो इंडिफिनिट प्रोनाउन होंगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जैसे कह दिया जाए whose boy was helping you, देखिएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन कह दिया जाए who was helping you, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। और देखिएगा which book do you like most, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, बुक एक नाउन है, लेकिन which is your
फेवरेट कलर। ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन वर्ड अकेले आएंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, और जब ये किसी नाउन से अटैच होकर के आएंगे तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा एक बार कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन में हम सभी लोगों को जानना होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होते हैं। तो देखिएगा, व्हेन का यूज जब टाइम के लिए होगा और दो सेंटेंस में रिलेशन बनाएगा तो हम लोग इसको कहते हैं दैट का प्रयोग पर्सन के लिए, थिंग के लिए, व्हाट का प्रयोग पर्सन के लिए, थिंग के लिए, और वेयर का प्रयोग प्लेस के लिए, हुज का प्रयोग पर्सन के लिए, थिंग के लिए, हु का प्रयोग पर्सन के लिए, विच का प्रयोग एनिमल के लिए, थिंग के लिए, हाउ का प्रयोग मेथड के लिए, व्हाई का प्रयोग रीजन के लिए। तो जब इन सभी का यूज हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस इज द बॉय हू सेव्ड यू। अब यहाँ पर देखिए, हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ ये इंट्रोगेटिव की तरह कार्य नहीं कर रहा है। अब देखिएगा, कह दिया जाए आई नो द प्लेस वेयर यू लिव। तो वेयर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। और देखिए, अब क्या समझना है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ दैट आना अनिवार्य है। तो ये सेंटेंस में ऑल दिया है, यदि सेंटेंस में द ओनली दिया है, यदि सेंटेंस में द सेम दिया है, तो इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट आएगा। कोई और रिलेटिव प्रोनाउन विच, हुज कुछ भी नहीं आ सकता। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे अगर आप इसको ऐसे समझेंगे, कह दिया जाए, आपने सुना होगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस इंटरमीडिएट में अगर पढ़ी है तो उसमें पोशिया कहती है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑल के साथ दैट आया है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसको समझिएगा। कह दिया जाए दिस इज द सेम बॉय हुज शर्ट इज ब्लैक। तो आप देख पा रहे हो, हुज शर्ट इज ब्लैक बिल्कुल गलत हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट शर्ट इज ब्लैक। ठीक ना, द सेम आया है तो हमेशा दैट आएगा। ठीक है ना, कभी भी द सेम आए तो कुछ और नहीं आ सकता, हमेशा दैट आएगा। द ओनली कहता तो भी दैट आता। तो ऑल हो गया, द ओनली हो गया, द सेम हो गया। ये सब वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं तो सेंटेंस में हमेशा क्या हो जाएगा? हमेशा सेंटेंस में दैट ही रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा और कुछ भी हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिएगा। तो आपको बताया गया है कि जब सेंटेंस में 231 का रूल और 123 का रूल हो तो जब पॉजिटिव सेंस की बात होगी तो 231 को फॉलो करेंगे, लेकिन जब नेगेटिव सेंस की बात होगी तो हम 123 का फॉलो करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से कंपल्सरी फर्स्ट पर्सन दिया हो तो पॉजेसिव केस डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन का यूज करना है। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को इग्नोर कर देना है। योर नहीं रहेगा, हिज नहीं रहेगा, हर नहीं रहेगा, देयर नहीं रहेगा, माई नहीं रहेगा, रहेगा तो आवर रहेगा। अब आप इस बात को ध्यान में लेके नहीं चलेंगे कि वी तो दिया ही नहीं, आज तो दिया ही नहीं है, तो आवर ही क्यों। समझिएगा, फर्स्ट पर्सन दिया है और सेंटेंस में 1, 2, 3 और 2, 3, 1 मतलब 223 और 231 और 123 प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस में हम सभी को प्लूरल हेल्पिंग, प्लूरल पॉजेसिव केस आवर को फॉलो करना है। लेकिन जब सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन मिसिंग हो, थर्ड पर्सन दिया हो और सेकेंड पर्सन दिया हो तो हमेशा सेकेंड पर्सन के पॉजेसिव केस को लेंगे। यदि फर्स्ट पर्सन दिया है तो आवर रहेगा, भले ही सेकेंड पर्सन दिया है, लेकिन जब फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है तो
सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में से आपको योर का ही स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, या तो योर सेल्फ, या तो योर्स, या तो योर, कुछ भी रहे, लेकिन हिम, हिज, हर, हिमसेल्फ सबको इग्नोर करेंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन दिया हो तो आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, इन सभी को फॉलो किया जाएगा आवश्यकता अनुसार। तो एग्जाम्पल देखेंगे, यू, ही एंड आई हैव लर्न्ड आवर लेसन्स। तो देखिएगा यू भी दिया है, आई भी दिया है, लेकिन आवर ही सही है, क्योंकि जब फर्स्ट पर्सन दे दे तो हमें की बात होती है। तुम, रवि और हम सब कल दिल्ली जाएंगे, तो आपने तुम, रवि और मैं को इंक्लूड करके हम बना दिया, इसलिए यहाँ पे आवर का यूज हो रहा है। आगे देखेंगे, यू एंड श्याम वेस्टेड योर टाइम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन मिसिंग है, इसलिए सेकेंड पर्सन को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में से पॉजेसिव केस सेकेंड पर्सन को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर आवर दिया हो, हिज दिया हो, देयर दिया हो, हर दिया हो, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम सभी सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन को ही फॉलो करेंगे। यदि सेंटेंस में सेकेंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है तो दोनों में से हमेशा हम फर्स्ट पर्सन को ही चुनते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, यू, ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क। यहाँ भी क्या है, यहाँ पर देखिएगा सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यानी कि 231 का रूल तो फॉलो हुआ है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रहेगा तथा पॉजेसिव केस फर्स्ट पर्सन का प्लूरल आवर रहेगा। इन सभी रूल्स को आपको ध्यान में रखना होगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, सब्जेक्ट कॉन्कर्ड में, या जब आप फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं तो इन सभी रूल्स को आपको जानना आवश्यक होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि यहाँ पर 23 है, आर लगा है, सही है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन मिसिंग है तो योर को करेक्ट किया जा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे एग्जाम्पल है, ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क। बिल्कुल सही, यहाँ पर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे आवर करेक्ट है। अब देखिएगा, ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है इसलिए आवर का यूज हुआ है। यदि फर्स्ट पर्सन ना होता, सेकेंड पर्सन होता तो योर का यूज करते। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, यू एंड आई आर डूइंग वर्क, तो यहाँ पे देखिए आवर वर्क का कुछ है, लेकिन अगर यहीं पे आवर सेल्फ कर दिया जाए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवर सेल्फ करेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन दिया है और फर्स्ट पर्सन की वजह से हम सभी फर्स्ट पर्सन के ही पॉजेसिव केस को मानेंगे। यहाँ पे आवर सेल्फ का यूज नहीं करेंगे। आवर सेल्फ कोई वर्ड नहीं होता, आवर सेल्फ से ही होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ और स्पेशल रूल्स को चलते हैं। तो आपने देखा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, फिर आपने देखा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम सभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? ईच अदर होता है, वन एंड अदर होता है। ठीक है, ईच अदर और वन एंड अदर मिला के लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, वन एंड अदर। इसका प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए होता है। यही एग्जाम में आता है। यदि सेंटेंस में ये दिया हो और तो आप सीधे यही समझिएगा कि इसी में गलती होगी, दो लोग के लिए। ठीक, कह दिया जाएगा यू एंड आई आर हेल्पिंग वन एंड अदर, तो सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर देखिए यू एंड आई आर हेल्पिंग, यहाँ पर दो की बात हो रही है, तो यहाँ वन एंड अदर नहीं, यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे क्या है सेंटेंस में रूल। अगला है, यदि सेंटेंस में यू ही एंड आई, अब देखिए 1 2 3 2 3 1 का रूल तो फॉलो हुआ, तथा देखिए प्लूरल लगा। इसके बाद यू ही एंड आई आर हेल्पिंग, अब यहाँ पे वन एंड अदर करेक्ट है, क्योंकि दो से अधिक लोगों की बात हो गई। बहुत ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन बस एक दो ही होता है, ईच अदर और वन एंड अदर। तो एग्जाम में वन एंड अदर को ईच अदर को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन पूछने का कोई भी तरीका हो, बस रूल मात्र एक ही है, दो की बात हो तो ईच अदर, दो से अधिक की बात हो तो वन एंड अदर। आगे देखेंगे हम सभी लोग, आगे के रूल में हम सभी को जानना होगा
अब हम लोग देखेंगे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर में हम सभी जानते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। आपको बताया गया ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, इज डूइंग हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी ऐसे लिखा जाए तो ये क्या है, ये करेक्ट है, क्योंकि आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ईच है, एवरी है, आइदर है और नाइदर है। इनको हमेशा सिंगुलर रखा जाता है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जब ये साथ में रहेंगे तो सिंगुलर प्रोनाउन को फॉलो करेंगे, सिंगुलर नाउन को, लेकिन जब ये ऑफ द करके आएंगे तो ये प्रोनाउन होंगे। तो ऑफ द रहे तो प्लूरल नाउन होगा, लेकिन ऑफ द ना रहे तो सिंगुलर नाउन होगा। कहने का मतलब है, यही सेंटेंस यहाँ पर देखिए, ईच ऑफ द है तो देखिए प्लूरल नाउन है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब फिर भी सिंगुलर है। यही चीज अगर ऐसे लिखा होता, ईच बॉय इज डूइंग हिज ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ऐसे आइदर और नाइदर का भी यूज किया जाता है सेंटेंस में। चलिएगा, आपको बताया गया नाइदर, ईच और यहाँ पर देखिए आइदर। आइदर का मीन्स होता है दो में से एक, और नाइदर का मीन्स होता है दो में से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। जब इसके साथ ऑफ द आए या जब ये अकेले आए तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है और इसे सिंगुलर मानते हैं, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर पॉजेसिव केस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन को एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जैसे जो सेल्फ प्रोनाउन होते हैं वही सेल्फ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यदि सेंटेंस में आई है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, माई सेल्फ होगा। यदि सेंटेंस में यू है, सिंगुलर है, तो योर सेल्फ होगा। यदि प्लूरल है तो योर सेल्फ होगा, ठीक है। यदि ही है तो हिम सेल्फ होगा। अगर शी सब्जेक्ट है तो हर सेल्फ होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है तो आवर सेल्फ होगा, आवर सेल्फ। सेंटेंस में दे है तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अगर इट है सेंटेंस में तो इट सेल्फ होगा। वन है सेंटेंस में तो वन सेल्फ होगा, ठीक। बहुत बेसिक सा है। जब ये सेंटेंस में उसी सब्जेक्ट के साथ लिखे जाएं तो इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं, और जब ये सेंटेंस में लास्ट में लिखे जाएं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कह दिया जाए ही डिड दिस वर्क हिमसेल्फ, तो ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट को देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन यही अगर सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हुए कहा जाए ही हिमसेल्फ और कह दिया जाए डिड दिस वर्क, तो हो जाएगा हम लोगों का इम्फेटिक प्रोनाउन। डिड दिस वर्क, ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। एक में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और दूसरे में इम्फेटिक प्रोनाउन है। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। चलिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे हमने आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में जब सब्जेक्ट आई हो, मी हो, यू हो, वी हो, दे हो, इट हो, वन हो, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। वन हो तो वन सेल्फ, इट हो तो इट सेल्फ, वी हो तो आवर सेल्फ, दे हो तो देम सेल्फ। उसी प्रकार से कुछ
ऐसे पार्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना बहुत ही आवश्यक है। बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वो सेंटेंस में अगर आते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है, वो सेंटेंस हमेशा इनकरेक्ट नहीं रहता है। कौन कौन से हैं? एब्सेंट है, प्रेजेंट है, अवेल है, एंजॉय है, इंट्रोड्यूस है, बिजी है, कनेक्ट है, प्राइड है, हर्ट है, चीट है, एब्सेंट है, सेटिस्फाई है, ले है, इन सभी के साथ बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यदि सेंटेंस लिखा रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना आवश्यक है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब कौन सा? जो सब्जेक्ट होगा उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन यूज होगा। यू कैन से सेल्फ प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही टाइम होगा कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउन का यूज किया जाए। तो एग्जांपल है द टीचर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। जब आई लिखा हो तो आई का माई सेल्फ होता है, यानी खुद की मीनिंग निकलती है, स्वयं की मीनिंग निकलती है। तो यहाँ पे देखिए टीचर क्या है? टीचर थर्ड पर्सन है। मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं कुछ पता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जब सेंटेंस में जेंडर ना कंफर्म हो तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। यहाँ अगर ऑप्शन में हर सेल्फ भी दिया हो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जेंडर जब कंफर्म हो तभी आपको मानना है अदर जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, अदरवाइज मैस्कुलिन जेंडर। तो यहाँ पे द टीचर एब्सेंट है, आपने देखा है रूल में कि एब्सेंट के बाद सेल्फ प्रोनाउन होगा, और जब सेल्फ प्रोनाउन नहीं है तो सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब सेल्फ प्रोनाउन के साथ लिखा रहेगा तो ही सेंटेंस करेक्ट होगा। अब सेल्फ प्रोनाउन कहाँ लिखा रहेगा? इन्हीं वर्ड के जस्ट बाद लिखा रहेगा, ना ही आगे, ना ही पीछे, ना ही अंत में। हमेशा सेंटेंस के उस वर्ड के साथ ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, जस्ट बगल में ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ, यानी कि अध्यापक स्वयं ही एब्सेंट था। ठीक है, अगला है शी प्राइड्स। सेंटेंस का सब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर है शी, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ यूज होगा। और हर सेल्फ कहाँ यूज होगा? आपने देखा है प्राइड वर्ड है, प्राइड वर्ड के तुरंत बाद अगर दे होता तो दम सेल्फ यूज करते, यू होता योर सेल्फ यूज करते, वी होता आवर सेल्फ यूज करते, इट होता इट सेल्फ यूज करते, वन होता वन सेल्फ यूज करते। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को अच्छे से समझेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम सभी व्हाट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, ये सारे वर्ड्स जब इंट्रोगेशन की तरह आते हैं, तो इंट्रोगेशन की तरह जब आते हैं तो ये सारे वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। लेकिन जब ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का कार्य करेंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब एग्जाम में रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो आपने समझा होगा कि यदि सेंटेंस में अगर आपके व्हाई लिखा है तो व्हाई हमेशा रीजन के लिए यूज होता है। सेंटेंस में हाउ लिखा है तो हाउ आप मेथड के लिए यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में हुज लिखा है तो पॉजेसिव केस के लिए यूज करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हु लिखा है तो हु का यूज पर्सन के लिए करते हैं। व्हेन लिखा है तो व्हेन का यूज आप टाइम के लिए करते हैं। सेंटेंस में वेयर लिखा है तो आप वेयर का यूज प्लेस के लिए करते हैं। दैट लिखा है तो दैट का यूज आप पर्सन और थिंग दोनों के लिए करते हैं। अब सेंटेंस में कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से? आपके सेंटेंस में पर्सन की बात होगी, ऑप्शन में विच दे देगा, हुज दे देगा, लेकिन आपको पता है जब पॉजेसिव केस की बात ना हो तो आप क्या यूज करेंगे? आप हमेशा हुज यूज ना करके पर्सन के लिए हु यूज करेंगे। यदि नॉन लिविंग की या एनिमल की बात हो तो विच यूज किया जाता है। और एक चार्ट आप समझने का प्रयास करेंगे। यदि हु हो तो हु सब्जेक्टिव केस होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुन होता है, ऑब्जेक्टिव केस इसका पॉजेसिव केस हुज होता है। उसी प्रकार से विच का यूज नॉन लिविंग या एनिमल के लिए होता है तो विच का भी पॉजेसिव केस हुज ही होता है। इसको समझेंगे। और इसका विच का ऑब्जेक्टिव केस
विच ही होता है। तो इस चार्ट को आप ध्यान रखिएगा। एनिमल या पर्सन किसी के पॉजेसिव केस की बात हो तो वो हमेशा नॉन लिविंग या लिविंग की बात हो तो पॉजेसिव केस हूँ दोनों के लिए यूज होगा। लेकिन जब पर्सन की बात करें तो हूँ का यूज करेंगे, और जब एनिमल या थिंग की बात करें तो विच का यूज करेंगे। पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो हूज का यूज करेंगे, और एनिमल या थिंग या कुछ ऐसे फीलिंग्स की बात करें जो कि नॉन लिविंग है उसके लिए हमेशा विच का यूज करेंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोनाउन की क्लास समझ में आई होगी। अब हम लोग कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलेगा, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपको बताया गया था कि पॉजिटिव सेंस की बात हो 231, नेगेटिव सेंस की बात हो 123, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। यू, ही एंड आई हैव टू विजिट एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। यहाँ पर सेंटेंस में प्रदर्शनी देखने की बात हो रही है, तो प्रदर्शनी देखने के सेंस में यहाँ पर पॉजिटिविटी हो रही है, तो 231 फॉलो होगा। तो देखिएगा 2, 3, 1 पहले ही ऑप्शन में मिल गया, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए यू, यहाँ होना चाहिए ही, और यहाँ होना चाहिए आई। तो ये वाला सेंटेंस ऐसे कंफर्म होगा। फिर आपने सीखा कि जब भी सेंटेंस में क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर की बात होगी तो पॉजेसिव केस के अर्थ में हूज होगा। रुचि इज द गर्ल। अब देखिए हूज बुक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हूज बुक, क्योंकि आपको पता है नॉन लिविंग हो लिविंग हो सबका पॉजेसिव केस हमेशा हूज यूज होता है। फिर कुछ और रूल्स है, देखिएगा यदि सेंटेंस में द ओनली लिखा हो, सेंटेंस में द सेम लिखा हो, और सेंटेंस में ऑल लिखा हो, तो इनके साथ हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड कहते हैं। दिस इज द सेम बुक दैट आई लाइक्ड, विच आई लाइक्ड यहाँ नहीं सही होगा, क्योंकि द ओनली, द सेम, ऑल के साथ हमेशा दैट का ही यूज होगा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। विच का, व्हाट का, whom का, वेयर का, हाउ का, कुछ का भी यूज नहीं कर सकते, एज का यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए समझना होगा, सच हो तो सच के साथ, सेम के साथ दैट आता है, एज आता है, तो यहाँ पर द सेम लगा हो तो द ओनली लगा हो, ऑल लगा हो तो दैट का यूज करेंगे। तो आप आई थिंक आपको ये प्रोनाउन का क्लास समझ आया होगा। बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा, और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का खुद से प्रयास करिएगा, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है। इससे आप अपने आप को जान पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नए और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।